Hi, so this is your part 2, and here we'll start with Orthodox Communism and then move on to your Neo-Marxism. Right, so in Orthodox Communism को जब हम देखते हैं, basically Orthodox Communism is the idea of Marxist values that was picked up and slightly mutated by the communist parties in the 20th century, particularly Lenin, जो कि लीडर थे बॉल्शेविक पार्टी के इन यूएसएसआर. ठीक है, तो इन्होंने हाउ डिड दे सीक टू अडैप्ट थ्योरीज ऑफ मार्क्स, ठीक है, टू एक्चुअली कैप्चर पावर इन अ रियल स्टेट. तो ज़ारिस्ट रशिया को यूएसएसआर उन्होंने बनाया और उसमें थ्योरीज ऑफ मार्क्सिज्म कैसे अप्लाई की, दिस इज़ टू बी स्टडीड. ठीक है, अब जब हम ये पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में नोट किया था, तो मार्क्स ने क्या बोला था कि अगर आपकी रेवोल्यूशन आनी है इट विल एक्चुअली कम इन मैच्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़. राइट नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज हियर कि जो ज़ारिस्ट रशिया है ये बहुत डिफरेंट था फ्रॉम द काइंड ऑफ स्टेट दैट मार्क्स हैड एनविसेज्ड was ripe for Marxism, right? So एक Mensheviks जो थे, जो gradualists थे against the Bolsheviks, in fact they were also not in favor of socialist revolution because they completely believed in what Marx had said, right? So what were these reasons जिसके कारण they did not agree? Firstly, Russia अभी भी बहुत ज़्यादा economically backward था और primarily agricultural था. Now we've seen in the previous part that कैपिटलिज्म क्यों मार्क्स मानता है बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने एक सॉलिड बेस बनाना है फॉर द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट योर सोशलिज्म एंड नेक्स्ट योर कम्युनिज्म. राइट, रशिया अभी तक इकोनॉमिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं है क्योंकि कैपिटलिज्म का तो उसका फेज़ ही नहीं आया है. अभी तक वो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एंड अभी तक एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है. द नेक्स्ट थिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द रशियंस एक्चुअली वर्कड ऑन लैंड. ठीक है, तो वर्कर्स जो थे, जो प्रोलेटेरिएट को सपोज टू ब्रिंग आउट द रेवोल्यूशन, वो तो बहुत एक छोटी कम्युनिटी एंड एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड है. राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Russia was in fact at a feudal stage which was awaiting a capitalist revolution and अभी socialist revolution के लिए वो तैयार नहीं क्योंकि अभी तक capitalist revolution ही नहीं आई. ठीक है, ये उनके मेन 3 पॉइंट्स हैं जिनके कारण वो बोलते थे शायद वी शुड स्टॉप, द बॉल्शेविक शुड स्टॉप एंड अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम इज़ नॉट राइट. राइट नाउ व्हाट वर बॉल्शेविक्स एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड बाय, and यहाँ पे a crucial role was played by someone called Leon Trotsky. Right now he is actually the brain behind Bolshevik philosophy, not Lenin. Right, so basically he gives the theory of what you call is the permanent revolution in 1906. Very simply permanent revolution का क्या मतलब है कि सोशलिज्म रशिया के अंदर राइट आफ्टर फ्यूडलिज्म भी इस्टेब्लिश हो सकता है और आपको यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस एक्सप्लॉयटेटिव फेज ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, तो हम एक, वो बोलता है रशिया एक फेज स्किप कर सकते हैं, वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फर्स्ट फॉर द बुर्जुआ रेवोल्यूशन एंड देन वेटिंग फॉर सोशलिज्म टू कम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जो पॉलिटिकल लाइफ थी बहुत रिप्रेसिव थी जार के अंडर. ठीक है, तो जो कुछ ओपोनेंट्स थे दे एक्सट्रीमली टाइट नेट ग्रुप, extremely disciplined, and ये लोग will play a crucial role in actually bringing about this socialist revolution. So even though हमारे पास proletariat नहीं है, we have this group of people who will do the work, right? And secondly, Trotsky was immensely committed to the idea of internationalism. ठीक है, एंड आगे चल के जब स्टालिनिस्ट एरा आएगा, स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेटाइजेशन के अगेंस्ट आपके ट्रॉट्स्की ने बहुत कुछ बोला है. राइट, अब लेनिनिज्म क्या था? लेनिनिज्म बेसिकली ही सेड कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है वो एक बुर्जुआ शैम है, इट्स जस्ट एन आई वॉश, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो. एक्चुअली व्हाट इज़ नीडेड इज़ एन आर्म्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, आप हटाओ जो आपके रूलर्स हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट लाओ, एंड साथ ही साथ में आपको काउंटर रेवोल्यूशन फ्रॉम क्लास एनिमीज से प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है. एंड ये क्लास एनिमीज विल बी बोथ विद इन एंड विदाउट. मतलब विद इन का मतलब क्या है? विद इन इनसाइड योर कंट्री. ठीक है, तो जो आपके डिस्पोजेस्ड कैपिटलिस्ट हैं एक तो वो आपके अगेंस्ट काउंटर रेवोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, एंड विदाउट का मतलब है आउटसाइड योर कंट्री. सो फॉर एग्जांपल अदर कैपिटलिस्ट स्टेट्स. राइट, फॉर एग्जांपल जैसे 1921 तक वाइट्स एंड रेड्स के बीच में जो कंजर्वेटिव्स थे, वाइट्स एंड रेड्स और ऑब्वियसली योर लेफ्टिस्ट, रशिया के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी एंड दीज वाइट्स वर बीइंग सपोर्टेड बाय आउटसाइड कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, सो ऑन सो फोर्थ. राइट, बिकॉज बेसिकली उन लोगों को था कि जो जार वगैरह है वो टिके रहे. राइट, सो योर कैपिटलिस्ट स्टेट्स वर एक्चुअली सपोर्टिंग योर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो लेनिन बोलता है कि आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस जो विद इन है
और जो बाहर है उन दोनों से ही बचा के रखना है आपके स्टेट को। राइट ना, लेनिन की सबसे बड़ी इनोवेशन जो है दैट इज what you call the revolutionary or vanguard party। ये vanguard party बहुत important है to bring about a socialist revolution। ठीक है, अब उसने क्या बोला था कि जो proletariat है वो खुद ब खुद revolutionary class consciousness नहीं डेवलप कर सकते। ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर मिस्टिफाइड बाय बुर्जुआ आइडियाज़। जो बुर्जुआ आइडियोलॉजी है वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस परपेचुएट करती है और ये फॉल्स कॉन्शियसनेस में आपके प्रोलेटेरियट भी फंसे रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी जो वैनगार्ड या रेवोल्यूशनरी पार्टी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा प्रोलेटेरियट वर्किंग क्लास में रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जगाना। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशनरी पार्टी है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड डेडिकेटेड फुल टाइम रेवोल्यूशनरीज, उनका काम ही है। ठीक है, साथ ही साथ में बिकॉज ये डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो इनके पास आइडियोलॉजिकल विजडम भी है कि किस तरह की कॉन्शियसनेस हमने पैदा करनी है, किस तरह की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट हमने लानी है। राइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट दे सपोज टू डू इज अवेकन द प्रोलेटेरिएट मास एंड लीड द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आप अवेकन करोगे वर्किंग क्लास को एंड साथ ही साथ में उनको लीडरशिप प्रोवाइड करोगे बिकॉज दे स्टिल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लीडिंग द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसको एंड पॉइंट तक लेकर जाना आपकी रेवोल्यूशनरी या वैनगार्ड पार्टी का काम है। Lastly, they have to build communism both inside and outside, right? So अंदर आपने कंट्री के अंदर जब आप कैपिटलिज्म इरोड करोगे, आप कैपिटलिज्म हटाने की कोशिश करोगे, आप डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट बनाओगे, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ बिल्डिंग कम्युनिज्म इनसाइड द कंट्री। ठीक है, एंड जब आउटसाइड में आप अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखोगे और साथ ही साथ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बाकी वर्ल्ड ओवर भी फैलाने की कोशिश करोगे। राइट, बिकॉज फॉर मार्क्स अगेन कम्युनिज्म वाज समथिंग दैट हैज़ टू बी हैड वर्ल्ड ओवर, नॉट जस्ट इन वन कंट्री। ठीक है, तो ये दोनों ही अंदर बाहर दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड बाहर टू एक्चुअली परपेचुएट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म इन आउटसाइड कंट्रीज यू हैड द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन 1919। ठीक है, तो 1917 में आपका कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशिया यूएसएसआर बन जाता है। 1919 ऑनवर्ड्स यू हैव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जहाँ पे जो आपकी कलोनियल कंट्रीज वगैरह थे वहाँ से भी बहुत सारे लीडर्स आते थे टू सिट इन इट। राइट, दिस वाज आल्सो योर थर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, सो बेसिकली बॉल्शेविक पार्टी जो थी यूएसएसआर की दैट वाज योर वैनगार्ड पार्टी। Right, and it was organized on the principles of your democratic centralization। Democratic centralization basically क्या बोलती है? that एक pyramidal टाइप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नीचे मास से लेके ऊपर तक वेरियस लेवल्स ऑफ लीडरशिप होंगे। ठीक है, और यहाँ से हमको पता लगेगा क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ और टॉप लेवल पे जाके फाइनली आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होगी और जो स्ट्रैटेजी है ये धीरे धीरे नीचे तक परपेचुएट कर दी जाएगी। राइट, सो डिमांड जब आप जनरेट कर रहे हो, जब आप जानना चाहते हो कि क्या क्या करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे फुल डेमोक्रेसी है। बट एक बार जो स्ट्रैटेजी है वो बन गई, उसके अंदर फुल सेंट्रलाइजेशन है, वो स्ट्रैटेजी हर जगह डेवलप होनी है। नाउ the other component of Lenin's philosophy which was extremely important was his views on imperialism। Now यहाँ पे Lenin actually differs a lot from your idea of Karl Marx। जो Karl Marx हैं उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का नाम दिया था। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली योर स्टेट बिकॉज इट ओन्स ऑल योर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो दिस lethargic sort of economic system had developed। एंड मार्क्स ने इनफैक्ट सोचा था कि कलोनियलिज्म टू एन एक्सटेंट इज़ जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपमेंट एक कैपिटलिस्ट फेज लेकर आएगा आपके कलोनियल कंट्रीज़ में। ठीक है, उनको मॉडर्नाइज करेगा। यहाँ पे लेनिन डिफर्स फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, फॉर लेनिन इम्पीरियलिज्म वॉज नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे उसने क्या बोला? ही एक्चुअली चार्ट्स आउट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड लेनिन का मानना है कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। एंड लेनिन की बुक का नाम भी क्या है? इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो लेनिन के अकॉर्डिंगली कैपिटलिज्म 3 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। पहले आपका मर्केंटिलिज्म होता है। ठीक है, mercantilism is basically based on trade, right? Next is your industrial capitalism, right? And third is your finance capitalism। और ये जो finance capitalism वाला stage है which is your highest stage, and इस time पे आपके
जो कैपिटलिज्म है इट एक्चुअली चेंजेस इनटू अ वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, क्यों? यहाँ पे क्या होता है, अब आपकी जो कोर कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है नाउ दे आर कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर बाकी कंट्रीज, बाकी मार्केट्स वे दे कैन इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट को ढूंढते हुए व्हाट हैपेंस, दे एंड अप कॉलोनाइजिंग other countries and creating a world system जहाँ पे there is this relationship of dependency which is created amongst countries. You have certain core countries and then you have others which are on your periphery which are depending on the core capitalist countries. ठीक है, post October Revolution in 1917 USSR ने pull out कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ये बोल के that this war is actually imperialist in nature. At the end of the day both the allied आपकी जो दोनों पावर्स हैं, राइट, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर दे आर बोथ एक्चुअली इम्पीरियलिस्ट पावर्स एंड एट द हार्ट ऑफ द वॉर लाइज इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट। दोनों को बेसिकली क्या करना है, अपने कॉलोनीज को एक्सपैंड करना है and uske beyond they actually aren't looking at anything, right? So in this context Lenin was actually very supportive of nationalist parties in various colonies and encouraged them to be a part of the Communist International, right? The next phase in USSR and Orthodox Communism comes in the form of Stalinism. Stalinism is seen as second revolution in USSR. Stalinism की एक सबसे important development थी was the doctrine of socialism in one country. Now they let go the idea of, जैसे कि लेनिन में था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को देखते हुए, इम्पीरियलिज्म का आइडिया देखते हुए कि आपने कम्युनिज्म को स्प्रेड करना है। स्टालिन क्या बोलता है, एक कंट्री के अंदर सोशलिज्म होना पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है पूरे एक वर्ल्ड के अंदर आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाओ। ठीक है, एक कंट्री में सोशलिज्म परसिस्ट अगर आपने करना है यू नीड द पिलर्स ऑफ प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली योर एग्रीकल्चर विल बी इन द प्राइवेट हैंड्स, इन द हैंड्स ऑफ योर वेरियस एग्रीकल्चरलिस्ट, एंड जो लार्ज इंडस्ट्री है विच इज़ द साइन ऑफ योर मॉडर्निटी, राइट, ये आपके पब्लिक सेक्टर में होगी। 1929 तक चलते चलते इसके अंदर भी चेंज आ गया एंड स्टेट कलेक्टिवाइजेशन एक्चुअली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दिस कलेक्टिवाइजेशन वॉज नॉट ओनली इन इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चर। जो आपका गॉस प्लान था दैट वॉज योर स्टेट प्लानिंग कमिटी एंड बेसिकली नाउ जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होती थी जहाँ पे एटलीस्ट आपकी जो डिमांड्स आ रही होती थी दैट यूज टू बी डेमोक्रेटिक इन ऑर्डर, यहाँ पे वो डेमोक्रेसी भी एकदम क्रश कर दी गई एंड नाउ यू हैव द सर्कुलर फ्लो ऑफ पावर विच वॉज इंटायरली सेंटर्ड अराउंड योर वन पार्टी लीडर हु वॉज एक्सट्रीमली डिक्टेटोरियल एंड दैट इज योर स्टालिन। इस टाइम पे ट्रॉट्स्की comes as a huge critic. He says there's been a bureaucratic degeneration and your erstwhile capitalists have now been replaced by this strata of state bureaucrats and हमको एक और revolution चाहिए ताकि हम ये जो state bureaucrats का dictatorship है उसको हटा सके to bring in genuine socialism, right? ट्रॉट्स्की को स्टालिन ने फिर मरवा दिया था मेक्सिको में। Now another form of Orthodox communism that comes is in the form of your Maoism, right? ये पहली बार मार्क्सिज्म को अब एक एशियाटिक सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ हिज आइडिया इज अगेन चाइना इज़ व्हाट, चाइना इज़ अ फ्यूडल स्टेट नॉट अ कैपिटलिस्ट वन। यहाँ पे उनका क्या काम है माओ का कि एक तो हमने फ्यूडलिज्म को कॉम्बैट करना है चाइना में, सेकेंड हमने चाइना वॉज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू वेरियस स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, सो इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉलोनी एज सच, राइट। तो साथ ही साथ में हमने एंटी इम्पीरियलिज्म को भी एक पुश देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक डिवीजन कर दी थी बिटवीन एंटेगनिस्ट एंड नॉन एंटेगनिस्ट डायलेक्टिक्स। ठीक है, एंटेगनिस्ट डायलेक्टिक्स क्या होते हैं, जो बेसिकली जिसके अंदर हम कभी भी एक किसी भी तरह का कोऑपरेशन या किसी भी तरह से हम उन दोनों के अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी तरह। सो फ्यूडलिज्म was one of the chief things that he had major problems with, right? And imperialism. So basically what he says is जो आपकी imperialists हैं वो तो आपके antagonist हैं, there is no way that you can reconcile these two things. non antagonist dialectics क्या होते हैं, इनके अंदर reconciliation possible है। ठीक है, and ये क्या है, under this non antagonist dialectics उसने बोला था a temporary alliance, ठीक है, इज सॉर्ट ऑफ पॉसिबल विद द नेशनलिस्ट बुर्जुआ, ताकि हम जो हमारा मेन एनिमी है ऑफ इम्पीरियलिज्म उसको ओवरथ्रो कर सके। ठीक है, वही ट्रॉट्स्की का आइडिया परमानेंट रेवोल्यूशन आजमाते हुए ना ही सर दैट सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज की ज़रूरत है बट इवन कल्चरली
and ideologically you need a change. And for this purpose he ran his 100 flower campaign and his cultural revolution to perpetuate this idea of permanent revolution. Again उसका क्या idea था कि दोनों knowledge which is your ideology is just as important as your action. तो आपने matter, action और idea सब पे concentrate करना है if you want genuine change. ठीक है, साथ ही साथ में violence for Mao was an adequate means to achieve collapse of feudalism and imperialism and reach this stage of your communism, right? So he was a contemporary of Gandhi, but unlike Gandhi, for him means were okay as long as your ends were actually something worth fighting for, right? So his quote, power comes through the barrel of a gun, is extremely crucial here, because for him means did not matter, what mattered were the ends. Now next we'll be moving on to your Neo-Marxism. Neo-Marxism ki most of the initial writings are based on your young Marx, right? Not all of them, but most of them are based on the earlier writings or the young Marx. Now here Neo-Marxism goes beyond classical Marxism. Classical Marxism की एक basic criticism था of it being deterministic. At the end of the day, at a very simplistic level, they said everything revolves around your base, which is your economics. Your superstructure is simply seen as a reflection of it, and जब तक आपके base में change नहीं आता, आपका superstructure is seen as completely depending on that for any kind of change, right? अब इस time पे there was an exploration of earlier Marxist works जहाँ पे the ideas of alienation etc were talked about. alienation, surplus value जो हमने पिछले पार्ट में कवर किया है. एंड तुम्हारे लेटर मार्क्स में आइडिया ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत ओवरवेलम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि प्रीवियस वर्क्स में दिस आइडिया ऑफ एलियनेशन इज एक्चुअली ऑफ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस, राइट. यहाँ पे फाइनली आपके न्यू मार्क्सिज्म के में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज एनविसेज्ड बिटवीन योर बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर. न्यू मार्क्सिज्म के अंडर अगेन देयर आर टू पार्ट्स दैट वी विल रीड. One is your critical theory का school, which is your Frankfurt School, and the next is your School of Structuralism. Now, Gramsci enjoys a very special place in Neo-Marxism because he's considered the father of both the critical school of philosophy and the structuralist school of philosophy as well. ठीक है. अब ग्राम्सची का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इज प्रिजन नोटबुक्स और प्रिजन डायरीज. इट्स नॉट अ कोहेसिव वर्क बिकॉज दीज आर बेसिकली ही वॉज पुट इन टू द प्रिजन ड्यूरिंग मुसोलिनी, राइट, फास्टेस्ट पीरियड. ही वॉज एन इटालियन मार्क्सिस्ट, दैट्स वाई. सो बेसिकली हिज वर्क इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ दीज रैंडम नोट्स दैट ही रोट ड्यूरिंग द टाइम दैट ही वॉज इन प्रिजन, राइट. नाउ अनलाइक मार्क्स, ग्राम्सची एनालाइज करता है सुपर स्ट्रक्चर को एंड ये बताना चाहता है, ये ही ट्राइज टू आंसर कि अगर मार्क्स वो सो श्योर कि मेच्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर कैपिटलिज्म विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्यों नहीं हुआ. ठीक है, ये एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा. देयर सीम्स नो स्कोप ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, राइट. सो ये समझने के लिए सेज यू डोंट इवन हैव टू you have to not only look at the base, the economics, but also the superstructure which exists there, right. So here what Gramsci does is he divides superstructure into two parts. He says superstructure भी एक cohesive whole नहीं है, पर उसके दो important parts हैं. एक है आपका state, दूसरा है आपका सिविल सोसाइटी. तो हमने मार्क्स का क्लासिकल मार्क्सिज्म में पहले देखा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था. उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, इकोनॉमिक्स एंड, ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज रिलीजन आ गया, यहाँ पे स्टेट आ गया, यहाँ पे सिविल सोसाइटी आ गया. तो तीनों ही इक्वली डिपेंडेंट है ऑन दिस कॉमन बेस. यहाँ पे इज दिस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय your Gramsci. What does he says? He places civil society as an intermediate stage, right. Your civil society lies closer to the economics, ठीक है. एंड तुम्हारे जो सुपर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्राम्सची बोलता है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, पर इनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम योर बेस. और ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सोसाइटी है, इसका इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन स्टेबलाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम. एंड यही कारण है कि आपकी एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आ रहा. ठीक है, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है. लेजिटिमेसी बेसिकली मीन्स एक्सरसाइजिंग पावर विथ कंसेंट. ठीक है, पावर प्लस कंसेंट leads to legitimacy. When the people that you are
having an authority over, ठीक है, they are consenting to you exercising that authority that gives you your legitimacy, right? Now he says कि ये जो dominance bourgeois maintain करके रखते हैं, these are via structures of domination, and in structures of domination को तुम दो हिस्सों में further divide कर सकते हो. एक है आपके structures of coercion, ठीक है, जो आपकी political society, ठीक है, आप exercise करता है, which is your state, ठीक है, in the form of jails, police, army, right, ये सब. नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन, ये होते हैं इन योर सिविल सोसाइटी, राइट, एंड दे आर नॉन कोअर्सिव, राइट, एंड these are in the form of mass media, religion, culture, so on so forth, right? यहाँ पे ही says ये जो hegemony है, hegemony का concept सबसे important है when you read Gramsci. यहाँ पे ये बोलता है कि जो civil society है through its structures of legitimation actively क्या manufacture करता है, कंसेंट, ठीक है, ये लोगों के अंदर कंसेंट जनरेट करता है ताकि जो रूल है वो इनफैक्ट इम्पोज ना लगे बल्कि एक्सेप्टेड और लेजिटिमेट रहे, ठीक है. एंड ये कैसे हो रही है मैन्युफैक्चर कंसेंट? इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड थ्रू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल चर्च विच इज़ अ रिलीजन, योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया, प्रेस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. अब लिबरल्स क्या बोलते थे? फॉर लिबरल्स सिविल सोसाइटी क्या था? सिविल सोसाइटी वॉज दिस sphere of neutrality, this realm of freedom, this जहाँ पे आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है. ग्राम्सी के अकॉर्डिंगली जो सिविल सोसाइटी है ना ही न्यूट्रल है, ना ही इज़ अ रेल्म ऑफ फ्रीडम, बट इनफैक्ट इज़ अ रेल्म ऑफ हेजेमनी. हेजेमनी को आप और क्या बोल सकते हो? सॉफ्ट पावर, ठीक है. ये एक्चुअली ये सब जनरेट करने में हेल्प करता है. नाउ देयर आर अगेन टू फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स दैट यू टॉक अबाउट. योर ओपेक स्टेट्स आर दो स्टेट्स जहाँ पे सिविल सोसाइटी होती है तो आपको स्टेट की ट्रू नेचर पता नहीं लगती. क्यों? क्योंकि यू आर कंसेंटिंग टू दैट रूल, ठीक है. देयर इज दिस सेंस ऑफ this idea of false ideology that is continuously created through the various social institutions, the hegemony that is created through the various institutions, right? तो जो state का true exploitative nature है वो छुप जाता है. Then there are other states, temporary transparent states, जहाँ पे civil society नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ पे you can actually understand your real nature as well. These may also be seen, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल योर डिक्टेटरशिप्स, राइट, यहाँ पे सिविल सोसाइटी जैसा आइडिया ही नहीं है. सो यू नो दी स्टेट्स आर एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है. यू कैन स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट देयर नेचर एज बीइंग एक्सप्लॉयटेटिव. दीज यू कांट. योर ओपेक स्टेट्स आर एक्चुअली योर वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़, क्योंकि यहाँ पे आपके सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करता है जो कि हेजेमनी क्रिएट कर रहा है. आप स्टेट की ट्रू नेचर समझ ही नहीं पा रहे हो बिकॉज योर सिविल सोसाइटी इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ शॉक ऑब्जर्वर एंड इट इज प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस इन योर स्टेट, राइट. अब यहाँ पे ये बोलता है कि इंटेलेक्चुअल्स कम टू प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, एंड स्पेशली intellectuals that he calls organic intellectuals. Now who are these organic intellectuals? Now intellectuals को ना ये कुछ phases में divide करता है. पहले तो ये बोलता है एक ये ऐसे भी करता है, वो बोलता है एक vertical होते हैं और एक आपके horizontal होते हैं, ठीक है. vertical में वो बोलता है vertical में होते हैं, vertical में for example जो आपके specialists होते हैं, राइट. सो योर स्पेशलिस्ट मे बी योर इंडस्ट्रियल मैनेजर्स, योर डायरेक्टर्स, ठीक है, जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के या सो ऑन सो फोर्थ, दैट इज़ योर वर्टिकल इंटेलेक्चुअल्स. हॉरिजॉन्टल इंटेलेक्चुअल्स आर योर दीज काइंड ऑफ टू इंटेलेक्चुअल्स विच इज़ योर ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड योर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स. ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स अब कौन होते हैं? दीज पीपल डू नॉट सी देमसेल्व्स एज बीइंग डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये लोग बोलते हैं कि हमारा किसी सोशल क्लास के साथ या किसी भी पॉलिटिकल क्लास के साथ कोई भी नाता नहीं है. हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है किसी भी सोशल या पॉलिटिकल क्लास से रिलेटेड नहीं है. जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं दे सी देमसेल्व्स एज बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच इज़ परसिस्टिंग इन द सोसाइटी. उनका एक डेफिनेट क्लास बायस होता है और उनकी जो आइडियोलॉजी है इस क्लास बायस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. और ये डोमिनेंट क्लास कोई भी हो सकती है, जिससे भी वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी आइडियोलॉजी ये परपेचुएट करने की कोशिश करते हैं. ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट. नाउ ही सेज नाउ देयर इज़ अ नीड because hegemony exists, there is now a need to create a counter hegemony,
ठीक है, सो एज टू हैव अ जेन्युइन रेवोल्यूशन, राइट। अब इसके अंदर वो दो ये चीज़ें एनविसेज करता है। अगर आप अपना बिपिन चंद्र पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी बुक इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, राइट, उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस ग्राम्सचियन फ्रेमवर्क, राइट। सो give it a read, it's a good way of understanding it in the Indian context, right? So आपकी clarity और बढ़ जाएगी. So first is a war of maneuver. So war of maneuver में वो basically बोलता है that ये this involves physically overwhelming the coercive apparatus of your state, right? Coercive apparatus, jails, ये वो वगैरह, आपकी आर्मी, ये जितना भी coercive apparatus exist करता है आप उसको defeat कर देते हो, ठीक है। अब इसमें आप कितनी सक्सेसफुली ये आप ये डिफीट कर पाते हो डिपेंड्स कि आपकी कितनी डिग्री ऑफ हेजेमनी है जो आपका स्टेट एंजॉय करता है इन योर सिविल सोसाइटी। अगर बहुत कम हेजेमनी है तो मतलब स्टेट आसानी से गिर सकता है, अगर हेजेमनी ज़्यादा है स्टेट उतना ही स्टेबल होगा। योर वॉर ऑफ पोजिशन वो बोलता है आपकी लिबरल डेमोक्रेसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हेजेमनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड to be able to defeat the coercive apparatus of state becomes extremely difficult, right? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बोलता है कि तुमको ज़रूरत है alternative cultural and intellectual resources generate करने की, ताकि आप सबसे पहले hegemony तोड़ सको, right? To actually move on to the phase of war of maneuver, right? So जहाँ पे ये liberal democracy persist करती है वहाँ पे सबसे पहले आपको war of position लड़नी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंडली उसने बोला कि जो बुर्जुआ हैं जैसे कि वो अलाइन कर जाते हैं विद इंटेलेक्चुअल्स टू मेंटेन देयर डोमिनेशन बाय क्रिएटिंग द सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ग्राम्सची बोलता है दैट देयर शुड आल्सो बी अ कोएलिशन बाय द प्रोलेटेरिएट विद अदर डिप्राइव्ड मासेस, राइट? सो पेजेंट्स, right, your other, for example, India के अंदर दलित आगे, so on so forth, and this for the first time he coins the term of subaltern, which is basically your deprived masses, right? This was again the gift of Gramsci. Now we move on to your critical school. The critical of the Frankfurt School basically developed in 1930s. This was the time when Nazism was gaining prominence, and so a lot of these scholars actually moved to the United States, especially to Columbia University in New York, right, wherein they developed a school of thought. Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse are some of the prominent thinkers. 1970s onwards, you have the second generation of critical thinkers, and Jürgen Habermas is the person who leads them, right? Now, Horkheimer की सबसे important contribution to the critical school was when he rejects this notion of objectivity of knowledge, कि जो knowledge है वो objective है। इसके अगेंस्ट वो बोलता है कि जो आपकी नॉलेज है इट इज़ एम्बेडेड इन योर हिस्टोरिकल एंड सोशल प्रोग्रेस, तो इसलिए आपकी नॉलेज ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकती, राइट? दिस वाज द इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ होर्खहाइमर. Now Marcuse is the person who is extremely important in critical school. Now what does Marcuse say? Marcuse basically उसकी पहली book that we are looking at is Eros and Civilization. Here he says there's a rationalization of domination. बेसिकली आपने रीज़न को, द आइडिया ऑफ रीज़न को, आपने जो आइडिया रीज़न या लॉजिक है उसको आपने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि जो बाकी बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं विच मे बी सीन एज ड्रिवन बाय इमोशंस और पैशंस, इनको आप completely unreasonable मानते हो. So he says something like sexual desire, which is maybe one of the most primary instincts of humans, right? That too has been made a slave to this idea of reason. ठीक है, तो बोलता है कंप्लीट फ्रीडम के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि आप जो इरोस है, ठीक है, दिस आइडिया ऑफ योर इमोशंस एंड पैशंस, ठीक है, इसको आप इक्वली प्लेस करो टू द आइडिया ऑफ लोगोस विच इज़ योर लॉजिक और रीजन. ठीक है, मूविंग ऑन, वन डायमेंशनल मैन इज एक्चुअली वन ऑफ हिज मोस्ट क्रूशियल न्यो-मार्क्सिस्ट वर्क्स. हियर ही सेज ह्यूमंस आर मल्टी डायमेंशनल, but under this post-capitalist society what happens कि only one dimension which is as your consumer important हो जाता है, right? He develops this idea of new totalitarianism जहाँ पे जो domination है it no longer requires a person of authority, या एक आपको force नहीं चाहिए या कोई आप पे impose नहीं कर रहा होना चाहिए एक authoritarian role to actually have domination. New forms of domination in the form of technology and mass media जिनको आप question भी नहीं करते हो, that is actually what is dominating people now.
The mass media, वो बोलता है, has reduced, it has watered down the critical thinking of individuals. You aren't critically analyzing the surroundings around you, and you are just willfully accepting whatever is being thrown at you. And because of this, आपकी critical thinking जैसे जैसे reduce होती जाती है, आप उतने easily dominate हो जाते हो. And in fact, you can link Marx to Gandhi, and when Gandhi provides this critique of excessive technology and modernization that has come through the Western civilization. When we read Gandhian ideology, we'll try linking the two. But if any of you have actually read up on Gandhi or know a little bit of Gandhi also, you can link. Right, now the next thinker who comes is your Theodore Adorno. Right, what Theodore Adorno does is he picks up the idea of popular demand and advertising. ये बोलता है these two forces actually बहुत बड़ा important एक उन्होंने role play किया है in making everything extremely commodified. He picks up the idea, this Marx का idea fetishization of commodities, ठीक है, और यही fetishization of commodities को जॉर्ज लूकस ने रीइफिकेशन के नाम पे बोला है, जहाँ पे वो बोलता है कि हर चीज़ को कमोडिफाई करके परपेचुएट कर दिया जाता है इन कैपिटलिज्म. अडोर्नो इसको पढ़ता है कि कैसे आर्ट को भी कमोडिफाई कर दिया है कैपिटलिज्म में. And in fact, he picks up the idea of music, right? He compares your popular music to the idea of folk music. वो बोलता है folk music जैसे authentic था, एक democratic space था. You had these various countering sort of views emerging in the musical space. Suddenly, म्यूज़िक हैज़ नाउ बीन कमोडिफाइड. ठीक है, वही सेम बीट्स जो हर किसी को पसंद आती है, इसको आप इनफैक्ट कंटेम्प्रेरी म्यूजिक से भी रिलेट कर सकते हो. बिकॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पिक अप द आइडिया ऑफ पंजाबी म्यूजिक, राइट, सो व्हाट यू थिंक of Punjabi music is commercial music, right? The entire commercial beats, so on and so forth, right? So the regular run of the mill sort of popular music जो है वही important होता जा रहा है. उसने बिकॉज एक स्टैंडर्ड, एक वो इतना कमोडिफाई हो चुका है, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड हो चुका है कि उसने बाकी जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स, ट्रेडिशंस ऑफ फोक म्यूज़िक वगैरह है, उन सबको ख़त्म कर दिया. ठीक है. योर नेक्स्ट जनरेशन के जो थिंकर हैं, दैट इज़ यूरियन हेबरमास, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ योर लेजिटिमेशन क्राइसिस. राइट, यहाँ पे वो बेसिकली बोल रहे थे देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन योर वेलफेयर स्टेट. राइट, यहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो बोलते हैं कि आपके जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो एनविसेज करते हैं, right? So the ideas of economic justice or providing certain equal rights to people, so on and so forth, it does not sit well with the economic structure which is prevalent in the society. ठीक है, over time वो बोलता है there will be this constant over time जो आपका स्टेट है वो अपने इन गोल्स को स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं कर पाएगा, एंड इवेंचुअली पीपल विल सी थ्रू दिस फैलेसी एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द गोल्स जो आपका स्टेट बताता है एंड जिस तरह का वो स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड है. ठीक है, और जब पीपल फाइनली अंडरस्टैंड दिस, आपकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी टुवर्ड्स द स्टेट, एंड दैट इज़ व्हेन योर लेजिटिमेशन क्राइसिस विल अकर. राइट, यहाँ पे उसने बोला था कि जो आपका एक पूरा सिस्टम है उसके अंदर 3 बेसिक सब सिस्टम्स होते हैं. वो बोलता है एक होता है आपका इकोनॉमिक सब सिस्टम, एक पॉलिटिकल सब सिस्टम और एक सोशो कल्चरल सब सिस्टम. राइट, वो बोलता है एडवांस कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो क्राइसिस है वो तीनों सब सिस्टम से आएगा. इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, रैशनैलिटी एंड लेजिटिमेशन का क्राइसिस आएगा आपके पॉलिटिकल सिस्टम में. रैशनैलिटी क्राइसिस क्या होता है? रैशनैलिटी क्राइसिस बेसिकली होता है कि जब जो स्टेट है इट फेल्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमी. रैशनैलिटी क्राइसिस मे बी टैकल्ड विथ, ठीक है, इट मे बी टैकल्ड विद ओवर टाइम. लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या होता है? व्हेन देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ पब्लिक सपोर्ट, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग. रैशनैलिटी क्राइसिस से स्टेट डील कर सकता है, लेजिटिमेसी क्राइसिस से स्टेट नहीं डील कर सकता. ठीक है, लास्टली आपकी सोशियो कल्चरल सब सिस्टम में आपका मोटिवेशन क्राइसिस आएगा. ठीक है, एंड ऑल दीज क्राइसिस टुगेदर विल इवेंचुअली लीड टू द फॉल ऑफ द structured the system as we know in the welfare states. Right, the next school of thought which comes is the structuralists. Now structuralists, unlike the critical school scholars, actually head back to mature Marx and consider his later writings to be more authentic. इन सब में से सबसे important है आपके लुई अल्थुज़र.
ठीक है. Althusser now develops on the Gramscian idea and यहाँ पे वो बोलता है कि superstructure is relatively autonomous of the base. ठीक है. So the kind of relationship that occurs between base and superstructure, जब वो इसकी बात करता है वो बोलता है पहला जो आपको आइडिया समझना है that is of over determinism, right? So basically यहाँ पे वो क्या बोलता है कि सिर्फ एक single economic factor नहीं but multiple causes होते हैं which actually cause a which lead to an effect arising in the superstructure. ठीक है. सो आप सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर पे ही सारा फोकस नहीं कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट इज रिलेटिव ऑटोनॉमी. तो क्या बोलता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है इट इज़ अ स्लाइट, इट एंजॉयज सम डिग्री ऑफ independence from the economic forces. Again जैसे आपने over dependence सुना. And again there is certain reciprocal action between जो सुपर स्ट्रक्चर में होता है ऑन द बेस, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट USSR, राइट, USSR में जो चेंज आया, द रेवोल्यूशन आया, वो एक्चुअली चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम से तो आया ही नहीं, राइट. द चेंज एमर्ज फ्रॉम द पोलिटिकल सिस्टम, राइट, फ्रॉम योर पोलिटिकल विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सुपर स्ट्रक्चर, राइट. So there is some sort of reciprocal action which is actually happening. Now what he does is he extends the theory of people like Gramsci, ठीक है, and he makes a division between repressive state apparatuses and ideological state apparatuses. Repressive state apparatuses basically क्या होते हैं, ये public institutions है, ये इकट्ठे काम करते हैं and these basically act as repressing the people, subordinating the people. They may exist in the form of jails, government, army, right. So violent and non-violent coercive means जब भी ये use करते हैं ये repressive state apparatus में आ जाते हैं. जो आपके आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस है ये ज़्यादा डिवाइडेड हैं, दे आर मोर प्लूरल इन नेचर, दे आर वेरी डाइवर्स एंड दे फंक्शन इन द प्राइवेट realm. ठीक है. योर प्राइवेट realm which is your civil society. So various social institutions again like Gramsci, for example church, families, education, so on and so forth, right. And these institutions actually end up reinforcing the ruling class ideology, right. Ideology for Althusser plays an extremely important role. Firstly he says ideology eternal है, forever है, it is omnipresent, हर जगह present होती है, ठीक है, and it has an effect on everyone. Secondly जो ideology है it represents this imaginary relationship that individuals have to the real conditions of existence, right. So the relationship is imagined, right, but जो conditions है जिसमें वो exist करते हैं वो real conditions है, right. So the relationship might be imagined but the conditions in which they survive they are real, right. So because your ideology is representing this imaginary relationship which is an output of real conditions of existence, that is why your ideology actually has a material existence, because आपकी conditions emerge out of the material existence, right. So hence your ideology is materialistic in nature as well. So ideology helps create individuals' identity, the way that individuals identify themselves, recognize themselves or do not recognize themselves. Ideology actually plays a huge role in constituting individuals as subjects. And what does subject mean? How others look at you and how you look at yourself as well, right. So that is when an individual becomes a subject, right. So moving on, the next scholar that we read is Ralph Miliband, whose book is State and Capitalist Society, right. So he says कि advanced capitalist society में एक small number of people continue to own a large portion of the wealth. Managerial capitalism पैदा हो जाता है and usually क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जो managerial capitalism है it is much better than your old style owner capitalism. क्यों? Because managerial capitalism apparently offers social mobility, right, which again might be this sort of a sort of illusion that people have, right. He offers an instrumentalist theory of capitalist state according to which there is elite recruitment which happens and this elite recruitment becomes hereditary, right. If you come from a certain, if you're born to a certain strata, obviously you will have certain better opportunities, right. So basically आपकी जो unequal economic power status होता है वो eventually leads to your unequal political power status as well. So unequal economic relations show up in your other qualifications which eventually results in people having economic power also having political power,
right? So eventually क्या होता है, because of this reason state ends up serving the interests of the capitalist, as the state itself is being dominated by the capitalists. Now against this comes up the view of Nikos Poulantzas. Poulantzas ka view has to be seen in the framework of this debate that he had with Miliband in the New Left Review, right? So he says, he again develops a structural theory of a relatively autonomous state. यहाँ पे वो क्या बोलता है, he says कि जो state है वो structurally ही capitalist है, right? So what he says is state हमेशा ही, because उसका structure ही capitalist है, it will serve the interests of the dominant class, and because it serves the interests of the dominant class, causally it is dominated, the ruling class happens to be the members of your capitalist class. So what he is actually doing is he is reversing what Miliband is saying. He is saying कि ये कोई coincidence नहीं है कि your economic power के कारण political power capture हो गई है. What actually exists is that structurally ही state capitalist होता है and वो हमेशा ही dominant class के interest को perpetuate करेगा, and because of that there is a direct participation of capitalists as the ruling class. So it is not the effect, it is not it is not the cause of the state being capitalist, but it is actually the effect of state being capitalist. Miliband क्या बोल रहा है, that because economic power के कारण political power बन जाती है, right, political power आ जाती है, and because of this reason your state becomes capitalist in nature, right? So the state is an what happens is that your this political power being captured by the capitalists is actually the cause of the state being capitalist. What Poulantzas says is the state is already capitalist, right? So those capitalists have to have political power, right? So it is, so the relationship is actually vice versa, right? Again, Miliband ended up criticizing Poulantzas. He said it's a very super deterministic view that you're saying that the state's nature cannot change, it will be structurally capitalist, right? So the debate still continues in your neo-Marxist doctrine. This is where your Marxism ideology ends. I hope it was an informative lecture, and in case of any questions you can post them in the comments below. Thank you.